Welcome student. This is our third lecture on taxation. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डायरेक्ट टैक्स में ये स्टार्ट किया था, बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन। वैसे आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम लोग ये पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 और हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये दो डेफिनेशन कवर किए थे। कौन से? एक असेसमेंट ईयर और दूसरा प्रीवियस ईयर। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। वैसे आप प्रीवियस वीडियो पे, लास्ट वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं, फिर भी मैं ये वीडियो में एक जस्ट 2 मिनट में आपको बता देता हूँ असेसमेंट ईयर क्या होता है। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? करंट फाइनेंशियल ईयर। मैं कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर नहीं चलता है। इनकम टैक्स में एक ईयर चलता है। कौन सा? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। करेक्ट। अब ये बताओ, करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर में करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 को हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है, ये खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2021 को। तो ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है, ऑन गोइंग, इसी को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो अब कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-2021। दिस इज योर असेसमेंट ईयर। तो आपका असेसमेंट ईयर ये हो गया। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या है आपका? लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा खत्म हुआ? एक साल पीछे चलेगा, 2019-20। ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ, इसी को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। मैंने आपको डेफिनेशन भी दिया था प्रीवियस ईयर का। किसको कहते हैं प्रीवियस ईयर? अ ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर का जो प्रीसीडिंग ईयर होता है, पिछला साल। असेसमेंट ईयर क्या था आपका? 2020-2021, इसका पिछला साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसको क्या बोलेंगे? 2019-20 को क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसी को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये हो गया अपना प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20 और असेसमेंट ईयर क्या है? 2020-2021। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर, और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो ये 2 ईयर है इनकम टैक्स में, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसका यूज क्या है? बहुत यूज है। ठीक है, अब ये जो असेसमेंट ईयर होता है, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ पेइंग टैक्स। हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो कौन से ईयर में पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग टैक्स भरेंगे। अच्छा, करंट ईयर में जो हम लोग टैक्स भरेंगे, क्या वो करंट ईयर के इनकम का भरेंगे? नहीं। वो कौन से ईयर के इनकम का भरेंगे? प्रीवियस ईयर। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो मैंने कमाया था उसका इनकम टैक्स में कभी भरूंगा? करंट फाइनेंशियल ईयर में। और करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं जो कमाऊंगा उसका टैक्स कब भरूंगा? नेक्स्ट ईयर। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का ये यूज है। हम लोग असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं और प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं। प्रीवियस ईयर में हम लोग जो भी इनकम कमाएंगे उसका टैक्स कभी पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में। अच्छा, उसका टैक्स कैलकुलेट भी कौन से ईयर में करेंगे? असेसमेंट ईयर में। यानी असेसमेंट ईयर में हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं और इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं। कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं। अब जैसे आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20 बराबर। 1 अप्रैल 2019 को आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ और खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2020 को आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। तो ये एक साल में मैं इधर बता देता हूं आपको, जस्ट वेट। ये एक साल में
अप्रैल 2019 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये अप्रैल 2019 से मार्च 2020, ये 12 महीने में आप जो भी इनकम कमाएंगे, जितना भी इनकम आपने कमाया, उसका इनकम टैक्स आप कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर। तो ये यूज है प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में हम उसका टैक्स पे करते हैं। तो इसके लिए इनकम टैक्स में ये 2 ईयर देखा जाता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब आपको मैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था। ये जो असेसमेंट ईयर होता है, इट इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब असेसमेंट ईयर में हमेशा 12 महीने होते, ना एक महीना कम ना एक महीना ज्यादा तो होगा ही नहीं, 12 महीने होते। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म। इट इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर वो ऐसा लिखा है, इनकम टैक्स में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट लॉ जो है उसमें लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर नीड नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये देख रहे हैं, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, नीड नॉट, और इधर क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है? ऑलवेज। मतलब असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ्स, बट प्रीवियस ईयर नीड नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये नीड नॉट का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में 12 मंथ जरूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का होगा जरूरी नहीं, प्रीवियस ईयर 10 महीने का हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। अभी प्रीवियस ईयर में 12 महीने भी हो सकते हैं और 12 से कम भी हो सकते हैं। मतलब आपका प्रीवियस ईयर 11 महीने का हो सकता है, यस। बट ऐसा क्यों? देखो, मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस ईयर जो है इसको बोलते हैं ईयर ऑफ अर्निंग इनकम। आप प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हो और असेसमेंट ईयर में आप उस पर टैक्स पे करते हो। तो प्रीवियस ईयर में सपोज अभी मेरा प्रीवियस ईयर आपका क्या है, आपको पता है 1 अप्रैल 2019 ये आपका प्रीवियस ईयर है और एंड कब होता है? 31 मार्च 2020, ये एंड है। तो 2019 2020 ये आपका प्रीवियस ईयर है। अगर सपोज मैंने प्रीवियस ईयर में 1 जून को बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने नया बिजनेस शुरू किया, कभी शुरू किया? 1 जून को। तो बताओ मैंने पैसा कमाना कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल को पैसा कमाना स्टार्ट किया या 1 जून से? 1 जून से। मेरा जो पहला फाइनल अकाउंट बनेगा, पहला फाइनल अकाउंट कब बनेगा? 31 मार्च को साल खत्म होगा, तब मैं अपना बिजनेस का फर्स्ट फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। बताओ फर्स्ट फाइनल अकाउंट में जो बनाऊंगा वो मेरा 1 अप्रैल से बनेगा या 1 जून से बनेगा? 1 जून से बनेगा, क्योंकि मैंने बिजनेस 1 जून को स्टार्ट किया है। 1 अप्रैल को तो बिजनेस था ही नहीं। तो मेरा पहला फाइनल अकाउंट 1 जून से 31 मार्च का बनेगा। कितने मंथ्स का बनेगा? 10 मंथ्स, है कि नहीं? तो मेरा जो पहला प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, जो मेरा पहला बैलेंस शीट बनेगा, वो 12 महीने का नहीं बनेगा, वो 10 महीने का बनेगा। तो आप खुद बताओ, यहाँ पर मेरा क्या प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का है? नहीं। तो इसके लिए इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर नीड नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब अगर कोई प्रीवियस ईयर में नया बिजनेस शुरू करता है तो जिस दिन वो नया बिजनेस शुरू करेगा उसका प्रीवियस ईयर वहां से स्टार्ट माना जाएगा। यानी कि मैं अगर 1 जून को बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 जून को मेरा ईयर स्टार्ट माना जाएगा। मैं 1 अगस्त को बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट माना जाएगा? 1 अगस्त से, खत्म वही होगा 31 मार्च। तो बताओ अगस्त से मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा प्रीवियस ईयर कितने मंथ्स का होगा? 8 मंथ्स का। अगर मैंने 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट किया तो हाँ, तो फिर मेरा प्रीवियस ईयर पूरे 12 मंथ्स का होगा। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर में ये लाइन लिखा हुआ है, नीड नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आप समझे मेरी बात? तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर 12 से कम मंथ्स का भी हो सकता है, दोनों। ठीक है?
ये रहा अपना असेसमेंट ईयर और ये रहा अपना प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये अपना 2 डेफिनेशन कवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन कौन सा है? असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट का मीनिंग लिख देता हूं पहले। ये रहा मीनिंग असेसमेंट। तो असेसमेंट वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज अ प्रोसेस। क्या है असेसमेंट? असेसमेंट एक प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस मतलब प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे एग्जांपल ले लो, अभी आपको कोकोनट हेयर ऑयल बनाना है, नारियल तेल। तो नारियल तेल डायरेक्ट नारियल तोड़ते तेल निकल जाता है? नहीं, उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं लास्ट स्टेप पहले कर ले, तेल पहले निकालता हूँ, नारियल बाद में फोड़ूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका एक स्टेप है, फिक्स स्टेप है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। इसको प्रोसेस कहते हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ करते हैं, जैसे पहले आप नारियल तोड़ोगे, उसमें से खोपरा एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उस खोपरा को क्रश करोगे, क्रश करने से ऑयल निकलेगा, फिर ऑयल को आप फिल्टर करोगे, तब जाके आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, नारियल तेल। सही है कि नहीं? तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया, इसको प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो वैसे ही असेसमेंट क्या है? व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट भी एक तरह का क्या है? प्रोसेस है, वर्क है, काम है एक। असेसमेंट इज अ वर्क। असेसमेंट एक काम है, और ये काम आप कैसे करते हो? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो वैसे असेसमेंट में वर्क है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, अच्छा, ये क्या काम क्या है, कौन से टाइप का वर्क है? तो इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं? ये क्या काम है? किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का वर्क, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का एक काम है, इसको असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? असेसमेंट। मैं आपको समझाता हूँ असेसमेंट, इनकम टैक्स कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे होता है, या उसको कैसे करते हैं, ठीक है, कंप्यूट कैसे करते हैं, पे कैसे करते हैं। मैं आपको ये पूरा असेसमेंट का प्रोसेस समझाता हूँ एक एग्जांपल देके। ठीक है, इधर क्या नाम था? पवन। इधर अब ये देखो, ये पवन है, थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, कोविड-19। ठीक है, मास्क लगाए, अपना ही बच्चा है। ठीक है, ये पवन है। अब ये पंकज क्लासेस में काम करता है। ठीक है, पैसा कमाता है कि नहीं? पैसा कमाता है। अब इसने लास्ट ईयर बहुत पैसा कमाया, बहुत एडमिशन लेकर आया। इसने वो बंदूक निकाली, घुस गया 200 एडमिशन कराया बच्चे ने, ठीक है, बोला यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, इधर कहाँ बन जाए। तो इसने बहुत पैसा कमाया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में।
अब ये इसके दिल में एक विचार आया कि मैं भी ईमानदार नागरिक हूँ भारत का, तो मुझे इनकम टैक्स भरना चाहिए, है ना। हर इंसान को भरना चाहिए इनकम टैक्स, जो भी इनकम कमाता है उसको भरना चाहिए, ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, तो इसको इनकम टैक्स भरने का ख्याल आया तो भाई मुझे इनकम टैक्स पे करना है, लेकिन इसको नहीं पता कैसे पे करते हैं। ये भाई साहब ये बैग भर के पैसा लेके उधर चर्च गेट में चला गया, मरीन लाइन्स इनकम टैक्स ऑफिस में, उधर काउंटर पे ऐसा बैग रख के बोलता है इनकम टैक्स भरने को आया हूँ, भगा दिया इसको वॉचमैन छोड़ दिया इसके पीछे फिर बेचारा भागता हुआ आया। ऐसा नहीं होता है, आप पैसा लेके डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिस में जाके रख दोगे, ये लो मैं इनकम टैक्स भरने आया हूँ, तो भगा देंगे आप। उसका एक तरीका है इनकम टैक्स पे करने का। तो ये बेचारा वहाँ से आ गया, अब मेरे पास आया, बोला सर मेरे को इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, मैं गया था मरीन लाइन्स इनकम टैक्स ऑफिस में, पैसा लेके भगा दिया उन लोग ने बोला जाओ पहले फॉर्म भरो, ऐसे इनकम टैक्स पे नहीं करते, आपको अपना इनकम का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसको तो पता ही नहीं रिटर्न क्या होता है, ये वापस आ गया, इसको लगा रिटर्न का मतलब वापस आना नहीं, रिटर्न का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम। स्टेटमेंट ऑफ इनकम को हम लोग रिटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटर्न। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, तो पवन को इनकम टैक्स पे करना, तो उसको ये बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम। हम सिर्फ इनकम टैक्स नहीं पे करते, हमको गवर्नमेंट को हिसाब भी देना पड़ता है कि हमने प्रीवियस ईयर में क्या क्या कमाया, कहां से कमाया, कितना इनकम कमाया, इसका पूरा डिटेल देना पड़ता है आपको एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम। एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, दो अमाउंट कॉलम होता है, इनर एंड आउटर, बराबर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, ये आपको बनाना पड़ेगा, इसको बना के देना पड़ेगा, बराबर। तो ये बनाना पड़ेगा, इसमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपना इनकम प्रीवियस ईयर 2019, 1 अप्रैल 2019, याद रखना, तभी से अप्रैल 2019 से मार्च 2020, ये एक साल में इसने जितना भी इनकम कमाया पवन ने, उसको अपने पूरे इनकम का इधर डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पर सोर्स लिखना पड़ेगा, कहाँ से कमाया, नौकरी करके कमाया, बिजनेस से कमाया, ठीक है। तो वो पूरा सोर्स इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा, कहाँ से कमाया है और कितना अमाउंट कमाया वो भी बताना पड़ेगा। तो ये सब स्टेटमेंट ऑफ इनकम में लिख के देना पड़ता है, इसको रिटर्न बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम ये बनाना पड़ता है, ऐसा डायरेक्ट पैसा नहीं भरना है, आपको हिसाब भी देना है गवर्नमेंट को, आपने कितना इनकम कमाया कितना नहीं। तो पवन मेरे पास आया, बोला सर मुझे इनकम टैक्स पे करना है, वहाँ से भराया गया हूँ, लोग ने बोला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है मुझे नहीं पता, ना मुझे बनाने को आता है, तो आप मेरी मदद कर दो। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूँ। तो मैंने पहले ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाया पवन, अब मैं पवन से पूछ के इसमें सब इनकम लिखूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, ये एक साल में, याद रखना, इसके आगे पहले का नहीं, इसके आगे का, मतलब 1 अप्रैल के पहले इसने जो कमाया वो भी नहीं लिखना है, मार्च के बाद में इसने जो कमाया वो भी नहीं लिखना है, सिर्फ कौन से ईयर का इनकम लिखना है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये एक साल में, ये 12 महीने में
जो भी इनकम कमाया है वही लिखना है, वही और कुछ नहीं। सिंपल बात बता, ठीक है। तो मैं पवन से पूछ के लिखूँ ना भाई कि पवन तूने ये एक साल में कितना पैसा कमाया, कहाँ से कमाया, बताओ मुझे, यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो पवन ने बताना स्टार्ट किया कि मैं पंकज क्लासेस में नौकरी करता हूँ, तो पंकज क्लासेस से मुझे क्या मिला, सैलरी। अच्छा कितनी सैलरी मिली, तो सर महीने का बताऊँ या साल का बताऊँ, मैं साल का बताऊँ, महीने का मत बताओ, जो भी बताना है पूरे साल का बता। तो उसने बताया कि सैलरी मैंने पूरे साल में कितना कमाया है, 3 लाख रुपया कमाया, ठीक है। और सैलरी के अलावा और कहीं से तूने पैसा कमाया, पंकज क्लासेस के अलावा और कहीं से तुझे पैसा आया ये एक साल में? बोला हाँ सर, मेरा एक बिजनेस भी है, मैं बिजनेस भी करता हूँ। वेरी गुड, तो कितना कमाया तूने बिजनेस से? वो बताया मुझे, सर मैंने बिजनेस से 2,50,000 रुपया कमाया। वेरी गुड, और कहाँ से पैसा कमाया तूने? चलो सैलरी से कमाया, बिजनेस से कमाया, और तो सर मैं इनका ये शेयर्स खरीदता हूँ और बेचता हूँ सर, शेयर्स में ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं। वेरी गुड, वहाँ से भी मैं पैसा कमाया सर। अच्छा, शेयर्स खरीदने और बेच के जो पैसा कमाते हैं ना, उसको इनकम टैक्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या नाम से बुलाते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। शेयर्स खरीद के, शेयर्स बाय और सेल करके, ट्रेडिंग करके शेयर्स में जो पैसा कमाते हैं उसको कैपिटल गेन कहते हैं। वो इसने बताया कि भाई मैंने पूरे साल में शेयर्स खरीदा भी और बेचा भी, और शेयर्स खरीदने बेचने से भी मैंने पैसा कमाया कुछ 1.5 लाख के आसपास। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसने बताया सर मैंने विरार में घर खरीदा है, भाड़े पे दिया है, और रेंट इनकम कमाया है ना, कितना कमाया रेंट इनकम, 1,20,000। वेरी गुड। और ना सर मैं वो जो शेयर्स खरीदता और बेचता था ना, उस पर मुझे पूरे साल में क्या मिला, डिविडेंड मिला शेयर्स पे मुझे ना। कितना डिविडेंड मिला? वैसे डिविडेंड ज़्यादा तो नहीं मिला, एक 25,000 रुपया डिविडेंड मिला ना। और प्लस सर मैंने कुछ एफडी भी रखा है, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, वहाँ से मैंने कुछ इंटरेस्ट कमाया। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना इंटरेस्ट ऑन एफडी? 75,000। वेरी गुड। और तो नहीं सर, बस इतना ही इनकम कमाया, ठीक है। तो इतना सब इनकम कमाया इसने पूरे साल में। ये मैं आपको सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाने का रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका तरीका है, मैं आपको इन डिटेल हम लोग वो पढ़ेंगे, तो पूरे साल पढ़ना है। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम ऐसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, रफ आइडिया है, और कुछ नहीं। इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब इनकम कमाया इसने पूरे साल में। कितना हो गया? 9,20,000। तो 9,20,000 रुपया पवन ने प्रीवियस ईयर 2019-2020 में 9,20,000 रुपया कमाया इसने। अब क्या ये पूरा टैक्स भरेगा? नहीं, पूरा 9,20,000 रुपया टैक्स नहीं भरेगा। ये इसका इनकम है। इस इनकम का एक पार्ट, एक स्मॉल पार्ट वो क्या पे करेगा? इनकम टैक्स। इसमें से निकाल के वो गवर्नमेंट को देगा, उसको इनकम टैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये मैं उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखा देगा। बराबर, 9,20,000 रुपया उसका इनकम है। चलो 9,20,000 पे हम लोग एक रफ आइडिया लेते हैं। कितना इनकम टैक्स आया? ₹1,50,000 रफ। चलो 1.5 लाख रुपया टैक्स आया पे कर। वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का बहुत बड़ा वो एक टेबल है, स्लैब सिस्टम बोलते हैं उसको। वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि 9,20,000 रुपया है
तो एक उसको टैक्स पे करने के लिए 1,50,000 रुपीज़ इनकम टैक्स आया पे करने। अब मैं इस पवन को बोलूँगा कि भाई 1,50,000 इनकम टैक्स पे करो, तुमको 1,50,000 इनकम टैक्स पे करना है। तुम्हारा इनकम तुमने कितनी कमाई, 9,20,000 रुपया तुमने पूरे साल में कमाया, उसके ऊपर तुमको कितना टैक्स पे करना है, 1,50,000। तो 9,20,000 में 9,20,000 जो कमाया उसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपया किसको देना है, गवर्नमेंट को, और बाकी का पैसा आप रख सकते। ठीक है, तो पवन ने बोला ठीक है सर मैं 1.5 लाख रुपया टैक्स पे करूंगा, लेकिन कहाँ पे करूँ? तो इनकम टैक्स आप कहाँ पे कर सकते हो, किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाके पे करना है, नहीं, आप ये स्टेटमेंट का कॉपी लेके जाओ और एक चेक लेके जाओ किसी भी नेशनलाइज बैंक में। नेशनलाइज बैंक जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये नेशनलाइज बैंक है। किसी भी नेशनलाइज बैंक में आप जा सकते हो किसी, और इनकम टैक्स पे कर सकते हो। वहाँ पे जाइए, आप चेक दे दीजिए, पे कर दीजिए। मैं पवन को बोलूँगा बना के दूंगा, 1.5 लाख रुपए का एक चेक बनाने को बोलूँगा, ठीक है, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम लिख के बैंक के काउंटर पे जमा कर दो। तो जैसे ही काउंटर पे जमा करेगा, इसको रिसिप्ट देंगे बैंक वाले, उसका 3 कॉपी देंगे। कितना इश्यू करते हैं, 3 कॉपी इश्यू करते हैं, एक वो रख लेंगे और 2 इसको देंगे। ये 2 कॉपी जैसे ही इसको मिल जाएगा रिसिप्ट का, ये लेके मेरे पास आएगा। हम लोग एक कॉपी इस स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देंगे और एक कॉपी इसको मैं दे दूंगा, संभाल के रख, ये प्रूफ है कि तुमने इनकम टैक्स पे किया है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया और उसके जो रिसिप्ट का कॉपी मिला इनकम टैक्स पे करने का, ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड दैट रिसिप्ट, ये दोनों अटैच करके हम लोग इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाके इसको फाइल कर देंगे। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो ये सारा काम करना पड़ता है। अच्छा, ये जो सारा काम किया गया इसको असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, असेसमेंट। यही असेसमेंट है, इसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। पवन ने सेल्फ असेसमेंट किया, ठीक है। यहाँ पर इनकम टैक्स का प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ, ये सेल्फ असेसमेंट किया इसने खुद अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, बराबर, इनकम टैक्स खुद पे किया। और ये स्टेटमेंट कहाँ जमा करना है, आपको कहाँ डिपॉजिट करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके डिपॉजिट करना है। आजकल ऑनलाइन भी फाइल होता है इनकम टैक्स रिटर्न, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो जा सकते हैं और नहीं तो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, बट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पवन ने जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, ये इसका पार्ट खत्म हो गया, सेल्फ असेसमेंट खत्म हो गया। लेकिन इनकम टैक्स का असेसमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा असेसमेंट का। कौन सा पार्ट? अब ये जो इनकम टैक्स रिटर्न इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके जमा किया है,